प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भाषा, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भाषा की राजनीति, भाषा का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी व्यवस्था की गई है, भाषा का भारतीय राजनीति में क्या रोल रहा है, राज्यों की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में भाषा ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है। व्हाट इज लैंग्वेज, इट्स मीनिंग, इट्स प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आइए हम डिस्कस करते हैं भाषा के बारे में। भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हम अपनी बात दूसरों को कह सकें, दूसरों की बातों को, दूसरों के शब्दों को, दूसरों के भावों को समझ सकें। भाषा जो है वो विचारों का आदान प्रदान है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों की अपनी एक क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो एक या अधिक राज्यों में बोली या समझी जाती है, जैसे पंजाबी, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, मराठी महाराष्ट्र गोवा, तमिल तेलुगु कन्नड़ गुजराती उर्दू अंग्रेजी इत्यादि। भाषा के आधार पर भारत को दो भागों में देखा जा सकता है। उत्तर भारत जहाँ हिंदी बोलने वाले और समझने वालों की संख्या ज़्यादा है, और दक्षिण भारत में अब क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल तेलुगु कन्नड़ उड़िया इत्यादि का क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग होता है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरुद्ध हैं। दक्षिण के राज्यों में उत्तर भारत के आधिपत्य के रूप में हिंदी भाषा का हमेशा विरोध होता रहा। तो भाषा की राजनीति का प्रश्न जो है काफ़ी पुराना है। आइए पहले हम भाषा की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान में भाषा के बारे में क्या व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा घोषित की गई। इसमें व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। 1963 में अनुच्छेद 343(3) के अनुसार राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया और अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक बने रहने की घोषणा की गई। अनुच्छेद 344 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग की व्यवस्था की जाएगी। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और प्रत्येक 10 वर्ष बाद भाषा आयोग की स्थापना करने की व्यवस्था की गई। यह आयोग हिंदी भाषा के सरकारी उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक प्रयोग और अंग्रेजी भाषा के इन उद्देश्यों के लिए प्रयोग पर प्रतिबंध आदि के संबंध में विचार करेगा। अनुच्छेद 345 में व्यवस्था की गई है कि वह राज्य के समस्त अथवा सरकारी कार्यों के लिए एक या अधिक भाषाएं अपनाई, लेकिन राज्यों के परस्पर व संघ के साथ संबंधों में संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई। अनुच्छेद 346 में ये व्यवस्था की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर विचार करके सरकारी पत्र व्यवहार की भाषा निश्चित कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 में व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या अपनी भाषा की मान्यता के लिए मांग करती है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को संबंधित राज्य या क्षेत्र विशेष में मान्यता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 348 में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संसद 15 वर्षों के बाद
न्यायालयों, विधानमंडलों, केंद्रीय व राज्य की कार्रवाई के लिए अंग्रेजी भाषा लागू कर सकती है, लेकिन न्यायालय की कार्रवाई राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति पर राजभाषा में करवा सकता है, राज्य भाषा में करवा सकता है, लेकिन न्यायालय का निर्णय एवं आदेश अंग्रेजी भाषा में ही होगा। अनुच्छेद 350 में व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ अथवा राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र देने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 351 में व्यवस्था की गई है कि हिंदी का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और 8वीं अनुसूची में अंकित भाषाओं में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को आत्मसात किया जाए। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को निर्दिष्ट किया गया है। आइए हम संविधान की 8वीं अनुसूची का अध्ययन करते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अंकित किया गया है। असमी, मलयालम, बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मणिपुरी, कन्नड़, संस्कृत, कोंकणी, कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो। भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान भी की गई। संविधान के अनुच्छेद 3 में भाग 3 में अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के नागरिकों को जिसकी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में व्यवस्था की गई है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी धर्म या धर्म पर भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में। 1955 में भाषाई समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रपति ने बीजी खरे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय भाषा आयोग का गठन किया। 12 अगस्त 1957 को भाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए। आयोग की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति ने संसदीय समिति का गठन किया, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के थे। इस समिति के सुझावों के आधार पर 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। पहला आदेश ये था कि 26 जनवरी 1955 के बाद संघ की राजभाषा हिंदी होगी और अंग्रेजी सहयोगी भाषा के रूप में बनी रहेगी। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होगा। तीसरा, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया। संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पास किया। इसमें जो व्यवस्थाएं थी उनमें मुख्य अवस्था है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी कार्यालयों में अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह होगा। राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई यदि क्षेत्रीय भाषाओं में हो तो उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया जाए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में जारी करने की आज्ञा दे सकता है, परंतु उसका अनुवाद अंग्रेजी में जरूरी है। त्रिभाषी फार्मूला 1967 में केंद्र सरकार ने त्रिभाषी फार्मूला अपनाने के सुझाव दिए। विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी और हिंदी का भी अध्ययन किया जाएगा। संघ व राज्यों में पत्र व्यवहार अंग्रेजी में जारी रहेगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जितने पत्र हैं वो अंग्रेजी में जारी रहेंगे। संघ सरकार की परीक्षाओं का माध्यम जो है
हिंदी और क्षेत्रीय दो, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय 3 प्रकार की विकल्प दी गई। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय राजनीति पर भाषा का क्या प्रभाव है या भाषा की भूमिका क्या है। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका हमेशा ही प्रभावशाली रही है। भाषा ने राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने लाभ के लिए भाषा का प्रयोग किया है। भाषा को मुद्दा बना करके राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को भ्रमित किया है, मतदाताओं के वोट लेने का प्रयास किया। भाषा की बड़ी भूमिका ये है कि राष्ट्रभाषा और दलीय राजनीति के रूप में राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की नीति को प्रभावित किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता को लेकर देश उत्तर व दक्षिण भारत में बंट गया। दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दल भी हिंदी भाषा के विरुद्ध चुनाव प्रचार करते हैं और अंग्रेजी को अधिमान देते हैं। विस्तृत भाषा का प्रश्न दलीय राजनीति का वस्तुतः जो भाषा का प्रश्न है वो दलीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया। भाषा ने केंद्र के साथ साथ राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया। दक्षिण के सभी राज्य भाषा की राजनीति करते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु को, तमिलनाडु में तमिल को वहाँ के राजनीतिक दल समर्थन देते रहे, जिससे भाषा के नाम पर राजनीति की जाती है और हिंदी का इन दक्षिण के राज्यों के द्वारा हमेशा विरोध किया जाता है। भाषा आधारित राज्य संगठन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने देश की राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। सर्वप्रथम तेलुगु भाषा के आधार पर 1952 में श्री रामुलु के नेतृत्व में अलग राज्य की मांग की। आमरण अनशन के दौरान श्री रामुलु की मृत्यु होगी और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य का निर्माण किया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया, जिसमें 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 14 से बढ़कर 28 हो गई और संघीय क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई। अब भी देश में अनेक राज्यों में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठती रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भाग को मिलाकर के, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में डोगरा राज्य की मांग, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग, नित नए राज्यों की मांग एक प्रकार से भाषाई राजनीति को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण का टकराव हुआ है। उत्तर भारत जो है वो हिंदी बहुल भारत है, जबकि दक्षिण भारत गैर हिंदी अर्थात अक्षेत्रीय भाषा बहुल भारत है। दक्षिण के राज्यों में जैसे कर्नाटक में कन्नड़ है, केरला में मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में व तेलंगाना में तेलुगु है। दक्षिण भारत के लोग मानते हैं कि उत्तर भारत के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर उन पर थोपना चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को पसंद करते हैं। उत्तर भारत के लोग मानते हैं कि जब तक देश में राष्ट्रीय भाषा के बाहरी तौर पर नहीं अपनाया जाएगा तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। दक्षिण भारत के राजनेता संसद व विधानमंडलों में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा बोलना पसंद करते हैं। देश में जब भी राष्ट्रीय भाषा का प्रसंग उठता है तो दक्षिण भारत के नेता उसका कड़ा विरोध करते हैं। तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों की राजनीति बटी हुई है। राजनीतिक दल भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि काफ़ी लंबे समय से साउथ के अंदर जो रीजनल पार्टी है वो लगातार ग्रो कर रही है। साउथ
भारत में रीजनल पार्टी का ग्रो करने का एक बड़ा कारण अक्षत्रिय दलों का भाषा की राजनीति करना है। भाषा जो है संवैधानिक रूप से भी भूमिका निभा रही है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और उसके बाद संशोधन करके भाषाओं की संख्या बढ़ाकर के 22 कर दी गई है। देश के अनेक भागों में मातृभाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर मांगें उठ रही हैं। अल्पसंख्यक मातृभाषाओं को संविधान में अंकित करने की भाषा की समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी। वर्तमान समय में बुंदेलखंड, भोजपुरी, राजस्थानी इत्यादि मातृभाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार मांगें उठ रही हैं। इन मातृभाषाओं को लेकर क्षेत्रीय नेता मतदाताओं को भ्रमित करते रहते हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि मातृभाषा के मुद्दे पर उन्हें स्थानीय लोगों का आसानी से समर्थन प्राप्त हो जाता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल इस तरह की भाषाई मुद्दों को जनता के सामने उठाते हैं। तो भारतीय संविधान में भाषा का जो प्रोविज़न किया गया है उससे भी भाषा की राजनीति को बढ़ावा मिला है। भाषा के आधार पर अनेक प्रकार के दबाव समूह नहीं और ये दबाव समूह एक भाषा विशेष के लोगों के हितों में कार्य करते हैं। जब भी भाषा का प्रश्न आता है तो ये दबाव समूह मूवमेंट करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, हिंसक विरोध करते हैं। भाषा के आधार पर ये दबाव समूह किसी राजनीतिक दल का या तो समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। भाषा आधारित दबाव समूह में जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति, भाषाई राज्य तेलंगाना बनवाने में सफल रहा, महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति, गुजरात में गुजरात जनता परिषद, जम्मू कश्मीर में डोगरी परिषद। इसी तरह बहुत सारे भाषाई दबाव समूह देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं और वो अपनी मातृभाषा के बल पर, स्थानीय भाषा के बल पर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नीति निर्माण, कानून निर्माण और नियम निर्माण शक्ति को प्रभावित करते हैं। भाषा के आधार पर ये नित नए राज्यों की मांग उठ रही है। भारत में राज्यों की संख्या बढ़कर के 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश भी 8 हो गए, लेकिन देश के अनेक भागों में राज्य मातृभाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांगें लगातार उठा रही हैं। मराठी भाषा के आधार पर विदर्भ राज्य है, मैथिली भाषा के आधार पर मैथिली राज्य है, बुंदेलखंड भाषा के आधार पर बुंदेलखंड राज्य है, बोडो भाषा के आधार पर बोडोलैंड, डोगरी भाषा के आधार पर डोगरीलैंड इत्यादि अनेक भाषाई राज्यों की मांग निरंतर उठ रही है। और सीधे सीधे यह राज्यों की ही राजनीति नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। भाषा का प्रश्न सीधा राजनीति से जुड़ गया है। राजनीतिक दल भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के आंदोलनों का लगातार समर्थन करते रहते हैं। भाषाई राज्यों की मांग देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। भाषा और क्षेत्रीय दल भारत में न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि प्रादेशिक स्तर पर भी गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया है। भाषाई मुद्दों का आधार बनाकर अपने क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। भाषा के विवाद ने देश में राष्ट्रीय दलों को कमज़ोर किया है और क्षेत्रीय दल शक्तिशाली और मजबूत बन गई है। अब क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति में भी लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है और इसे भाषा के प्रश्न ने और अधिक जटिल बना दिया है। अब क्षेत्रीय दलों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हितों की पूर्ति करना है, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न हो या राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा। अब क्षेत्रीय हितों की प्राथमिकता ऐसे दलों के द्वारा दी जाती है।
पंजाब में अकाली दल पंजाबी भाषा को, महाराष्ट्र में शिवसेना मराठी भाषा को, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके तमिल भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में अधिमान देते हैं। भाषा और राज्य विवाद भी गहरा है। भाषा के आधार पर राज्यों में विवाद जारी है। राज्यों का पुनर्गठन होने के बाद भी किसी राज्य में पूर्णतः एक भाषा भाषी राज्य नहीं बनाया जा सकता। एक ही राज्य में एक से ज़्यादा भाषाओं का अस्तित्व कायम है। भाषा के आधार पर हरियाणा व पंजाबी व हिंदी भाषी क्षेत्र का विवाद जारी है। महाराष्ट्र व कर्नाटक में बेलगांव का विवाद भाषाई मुद्दा है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी क्षेत्र को लेकर भी अलग अलग बुंदेलखंड का आंदोलन होता है। भाषाई विवादों ने राज्यों की राजनीति को ज़्यादा प्रभावित किया है। भाषा और वोट बैंक की राजनीति उदय हुई है। नेता अभी जनता की भाषाई भावनाओं को समझकर किसी भाषा विशेष का ज़्यादा गुणगान करते हैं। राजनीतिक दलों के नेता जिस भी विशेष क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हैं वो उसी क्षेत्र की विशेष भाषा को अपना प्रचार का माध्यम बनाते हैं ताकि वहाँ की राजनीति अपने आप को उस नेता के ही ज़्यादा निकट समझे। भाषाई मुद्दे राजनेताओं के लिए वोट की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नेता ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने के लिए भाषा विशेष की राजनीति करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पीएम उम्मीदवार ने रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा व असम में असमी भाषा में वहाँ की जनता को संबोधित किया। तो भाषा का वोट बैंक से गहरा संबंध है। भाषा के आधार पर ही राजनीतिक दल वोटरों को उनकी भाषाई भावना उद्वेलित करके ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भाषा और सांप्रदायिक राजनीति का गहरा संबंध है। सांप्रदायिकता ने भाषा की राजनीति को प्रभावित किया। भाषा को धर्म विशेष से जोड़ा गया है। भारत में भाषा के आधार पर लोग सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि उनकी भाषा को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी राज्य में एक ही प्राथमिक भाषा होती है, अन्य भाषाओं को सहायक या सेकेंडरी भाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे हरियाणा में हिंदी के बाद पंजाबी, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में हिंदी के बाद उर्दू, दूसरी भाषा का दर्जा देना। राजनीतिक दलों का भाषा के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करना भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका को दर्शाता है। भाषाई राज्यों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपने विचार पेश किए। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषाई राज्यों से भारत को फायदा हुआ और कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषाई राज्यों से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके नकारात्मक प्रभाव। पहले सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं कि भाषा का सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव में पहला प्रभाव है लोकतंत्र को मजबूत व सफल बनाने के लिए भाषाई राज्यों की स्थापना आवश्यक है। एक भाषाई राज्य से राज्यों में राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। एक भाषाई राज्य से प्रशासन की कार्यकुशलता बनी रहती है। जिस राज्य में एक भाषा होती है वहाँ जनता व सरकार के बीच मधुर तालमेल बना रहता है। एक भाषाई राज्य में शिक्षा प्रणाली सही ढंग से लागू की जा सकती है। एक भाषाई राज्य में सामाजिक सद्भाव बना रहता है। लोगों के बीच बंधुता और भाईचारे की भावना का विकास होता है। भाषाई झगड़ों से होने वाले नुकसान से बचाव होता है। भाषाई आधार पर राजनीतिक पक्षपात की भावना नहीं रहती। एक भाषाई राज्य में शासन सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। एक भाषाई राज्य में सामाजिक सहयोग की भावना बनी रहती है।
जिस राज्य में एक साथ कई भाषाओं का अस्तित्व है, उस राज्य में विभिन्न भाषा भाषी समूह का आपस में टकराव बना रहता है, भाईचारे की भावना का विनाश होता है, सहयोग की भावना का नाश होता है। तो भाषा जो है लोगों में मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न करती है, भावनात्मक संचार पैदा करती है, सहयोग एवं बंधुत्व की भावना का विकास करती है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो भाषाई राज्यों के विरुद्ध है। भाषाई राज्यों से कौन कौन से दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से भाषा के नकारात्मक प्रभाव हैं। जैसे पूरे देश में किसी भी ऐसे राज्य की स्थापना नहीं हो सकती जिसे केवल एक ही भाषा भाषी लोग हों। भारत में भाषा के आधार पर विशाल विविधताएं हैं। किसी भी राज्य का उदाहरण हम ले सकते हैं, वहाँ के लोगों में केवल एक भाषा नहीं बल्कि कई तरह की भाषाएं, स्थानीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं। दूसरा है कि भाषाई राज्य राष्ट्रवाद के विकास के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भाषाई राज्य अपने अक्षत्रिय विकास के प्रति समर्पित होते हैं, अक्षत्रवाद की राजनीति करते हैं, राष्ट्र के प्रति वो गौण होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। भाषाई राज्य देश की एकता व अखंडता के लिए चुनौती पैदा करते हैं। नित्य नए राज्यों की मांग, आए दिन धरना प्रदर्शन, आगजनी, हिंसक जो वातावरण है वो देश की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन जाता है। भाषाई राज्यों में प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। भाषाई राज्यों में देश में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होती है, बल्कि अक्षत्रिय हितों या भाषा विशेष के लोगों के हितों की कामना की जाती है। भाषाई राज्यों के गठन से केंद्र राज्य संबंधों में हमेशा तनाव उत्पन्न होता है। जैसे दक्षिण भारत के राज्य हमेशा केंद्र के साथ तनाव टकराव करते हैं। जब भी भाषा का प्रश्न होता है तो दक्षिण भारत के राज्य जो हैं, वहाँ के राजनीतिक दल है, वो अक्षत्रिय भाषाओं को अधिमान देने की वकालत करते हैं। भाषाई राज्यों से राजनीतिक संकीर्णता पैदा होती है, यानी भाषाई राज्यों से एक भाषाई राज्य का दूसरी भाषाई राज्य के साथ तनाव टकराव होता है। भाषाई राज्यों से आम जनता का पूरे देश में आवागमन समस्याप्रद होगा। एक राज्य के लोग अगर एक विशेष भाषा के लोगों के दूसरे राज्य में जाएंगे तो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। भाषाई राज्यों से राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न का समाधान और अधिक उलझ जाएगा, यानी सभी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अधिमान देंगे, राष्ट्रीय भाषा को, राष्ट्रवाद को अधिमान नहीं देंगे। भाषाई राज्यों के गठन से भाषा की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। भाषाई राज्यों से राष्ट्रीय संस्कृति का लोप होगा, यानी भाषा के आधार पर राज्य बनाते गए तो हम अक्षत्रिय भाषाएं फिर अस्तित्व में आ जाएंगी। भाषाई राज्यों से अक्षत्रवाद की संकीर्ण भावना का विकास होगा, यानी एक अक्षत्र विशेष की भाषा भाषी लोग हैं, वो अपने अक्षत्र के कल्याण के बारे में सोचेंगे, दूसरे अक्षत्रों या देश के बारे में उनका जो विचार है वो नामात्र का होगा। भाषाई राज्यों से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कमज़ोर होगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा पर बल दिया जाएगा, जबकि भाषाई राज्यों में क्षेत्रीय भाषा को अधिमान दिया जाएगा। भाषाई राज्य राजनीतिक संघर्षों को बढ़ावा देते हैं, यानी आए दिन धरने प्रदर्शन जो होते हैं वो भाषाई राज्य दूसरे राज्यों के साथ निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा दुष्परिणाम जो हमें दिखाई देता है। तो आज का हमारा लेक्चर ये भाषा का अर्थ, भारतीय संविधान में भाषा के संबंध में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, भाषा की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका रही है, भाषा ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, चाहे वो राज्यों की राजनीति हो या केंद्रीय राजनीति हो। भाषा के प्रभाव क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक, भाषा की राजनीति के दुष्परिणाम क्या है।
तो भाषा की राजनीति से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।